हेलो स्टूडेंट, मैं चंद्र प्रकाश मैथ्स प्लस की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे आपको जो डीबीपी की शीट हमने दी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, उसके क्वेश्चन नंबर 11 to 15। 5 कॉन्सेप्ट होंगे, 5 सवाल होंगे। उन कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे हम लोग, और डेफिनेटली ये चीज़ बूस्ट करेगी आपकी IIT JEE एडवांस की प्रिपरेशन को। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे, और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए और उसके बाद हमारे साथ ये वीडियो देखिए, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो दूर हो जाएं और कुछ नया भी आपको सीखने को डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और बिफोर दैट वी स्टार्ट, जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी आप उनके साथ डिस्कस किया कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए JEE मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखिए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसे है, A1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा A2 है, उससे छोटा A3, उससे छोटा A4, उससे छोटा A5, और इन सब से छोटा है A6। ओके, उसके बाद आपको डिफाइन किया गया है P, Q और R को, राइट। और उसके बाद फिर एक एक्सप्रेशन दिया गया मुझे ऐसे, इसको मैं fx बोल देता हूं, विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस px स्क्वायर। p का वैल्यू देखो क्या गिवन है अपने को, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ये साथ में बच्चों ये एक्स क्यूब है यहाँ पे, प्लस क्यू एक्स। तो क्यू क्या है, क्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ A1 A3 प्लस A3 A5 प्लस A5 A1 प्लस अभी और भी है प्लस A2 A4 प्लस A2 A6 प्लस A4 A6 इंटू एक्स, और प्लस माइनस आर, वेयर आर इज A1 A3 A5 प्लस A2 A4 A6 इज इक्वल टू 0। और ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और मुझे बताना क्या है, मुझे बताना दिस इक्वेशन हैज रूट्स लाइज बिटवीन A1 A2, मतलब लोकेशन ऑफ रूट हमें पता करना है कि इसके रूट जो है A1 A2 के बीच में या A2 A3 के बीच में, इस तरह से। चलिए आइए देखिए, शुरू करते हैं। अब सारा खेल बच्चों यहाँ देखो ऑब्जर्वेशन का है, कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ तक तो कुछ समझ में आता नहीं है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। जो इवन इंडेक्स वाली टर्म है जैसे A2 A4 A6, और जो ऑड इंडेक्स वाली टर्म है जैसे A1 A3 और A5, उनके साथ अलग अलग बिहेव कर रहे हैं ना, उनको अलग अलग रख रहे हैं। देखो ये ऑड वाले आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, और ये इवन वाले आपस में। यहाँ भी ऑड एक साथ है, इवन एक साथ है, ऐसे है ना। यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो कि भाई A1 A3 A5 एक साथ है, A2 A4 और A6 एक साथ है। यानी देखा जाए तो हम इसको दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब के भी दो टुकड़े कर लो, तो एक्स क्यूब माइनस A1 प्लस A3 प्लस A5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ले लिया मैंने A1 A3 प्लस A3 A5 प्लस A5 A1 एक्स, और माइनस A1 A3 प्लस A5 इंटू A5 प्लस एक्स क्यूब इंटू डैश 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 कर देता हूं ना। ठीक इसी तरह से आप बची हुई टर्म्स को जमा सकते हो। अब अगर आप इस पर गौर करो, देखो ये जो टर्म है, ये पहचानने वाली बात है। ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ में सम ऑफ रूट है ना, अगर आपको याद हो तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक ऐसी इंडिविजुअल, एक ऐसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है जिसके रूट क्या हो, A1 A3 A5। यानी ये बेसिकली प्रोडक्ट है x माइनस A1, x माइनस A3 और x माइनस A5 का। ओके, और सिमिलरली वो जो उधर वाला होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस A2, x माइनस A4 और x माइनस A6 का। यानी इस fx को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। अब जो कॉन्सेप्ट मैं लगाने जा रहा हूं, इसको वैसे तो हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो उसी का एक एप्लीकेशन है। आई होप आप सबको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पता होगी, और उसका जो यूज हम यहाँ करने जा रहे हैं वो ये देखिए कि अगर fx कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो और दो पॉइंट पे x की दो अलग अलग वैल्यू पे उसकी जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो अपोजिट साइन के साथ आए,
तो x की उन दोनों वैल्यू के बीच में fx का वैल्यू कम से कम एक बार 0 जरूर होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा। बहुत सीधा सा है, देखिए सोचे भी अगर तो कि जैसे भाई मान लीजिए x एक्सिस है, ये a है और ये b है। a पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, यानी a कॉमा एफ ए पॉइंट यहाँ नीचे होगा x एक्सिस के, ताकि एफ ए नेगेटिव हो। एफ बी का वैल्यू मान लो पॉजिटिव है, तो b कॉमा एफ बी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा। अब अगर आप कंटिन्यूस ग्राफ बनाओगे यहाँ से यहाँ तक, तो वो डेफिनेटली कम से कम एक बार तो x एक्सिस को काटेगा ना बीच में, बिना इसको क्रॉस के ऊपर जाने से रहा। और उस पॉइंट पे fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये ग्राफ है y बराबर fx का और इसका y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे fx 0, तो वो पॉइंट आपको देगा fx बराबर 0 का रूट। ओके, तो इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे देखो बच्चों, अगर मैं f ऑफ a1 निकालूं तो a1 डाल दे, ये टर्म 0, तो ये तो खत्म, उधर आ जाता है, वो बचेगा। क्या बचेगा, a1 माइनस a2 प्लस a1 माइनस a4 इंटू a1 माइनस a4 इंटू a1 माइनस a6। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो अपने को डेटा गिवन है, a1 क्या सबसे बड़ा है, तो a1 माइनस a2 भी पॉजिटिव होगा, a1 माइनस a4 भी पॉजिटिव होगा, a1 माइनस a6 भी पॉजिटिव होगा, तो तीनों चीजें मिलके आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर बच्चों तुम f ऑफ a2 निकालो, a2 डालने पे ये 0, अब सिर्फ सोचो ना मेरे साथ ना, लिखूंगा नहीं मैं ऐसे ना, a2 डालते ये 0, यहाँ a2 डालेंगे तो a2 माइनस a1 कैसा हो गया, नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, आगे की टर्म पॉजिटिव और प्लस का 0, तो रिजल्ट आया नेगेटिव। राइट, इससे क्या साबित होता है कि a1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, a2 पे नेगेटिव आ रही है, तो डेफिनेटली a1 a2 के बीच में एक रूट तो पक्का आएगा। इस चीज को मैं यहाँ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि भाई जैसे मान लो a1 सबसे बड़ा ना, तो ये a6, a5, a4, a3, a2 और a1 ये x एक्सिस पे है, तो मुझे पता लग गया एक रूट तो इनके बीच में आएगा ही आएगा कम से कम। सही है। अब अगर मैं f ऑफ a3 निकालता हूं, देखो a3 डालते ये टर्म 0 हो जाएगी, इधर आ जाओ, a3 माइनस a2 कैसा होगा, नेगेटिव, a3 माइनस a4 कैसा होगा, पॉजिटिव, और a3 माइनस a6 भी होगा पॉजिटिव, तो रिजल्ट आएगा बच्चों नेगेटिव। तो यहाँ दोनों पे सेम साइन आ रहा है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते रूट होगा कि नहीं होगा इनके बीच में। ओके, तो यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं f ऑफ a4 निकाल लेता हूँ, a4 डालते ये 0, यहाँ आ जाओ, a4 माइनस a1 क्या हो गया, नेगेटिव, a4 माइनस a3 क्या हो गया, नेगेटिव, a4 माइनस a5 हो गया पॉजिटिव, और रिजल्ट आया पॉजिटिव। देखो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो कन्फर्मली a3 और a4 के बीच में भी एक रूट है। ओके, फाइंड f ऑफ a5, a5 डालते ये 0, यहाँ आ जाओ, a5 माइनस a2 नेगेटिव, a5 माइनस a4 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो ये रहा भैया पॉजिटिव। तो इनके बीच में भी क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं f ऑफ a6 निकालूं तो ये 0 और a6 देखो सबसे छोटा है, तो नेगेटिव 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 मिला के क्या हो गया, नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव टर्म गुणा होगी, नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ फिर साइन चेंज हो गया, तो डेफिनेटली एक रूट इनके बीच में भी आएगा ही आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन, अच्छा देखो क्यूबिक है तो 3 से ज्यादा रूट होंगे नहीं, तो ये 3 रूट मुझे दिख ही रहे हैं, तो इसका मतलब कंफर्मली यहाँ पे कोई रूट नहीं होगा। और अब हम आंसर करते हैं कि कौन कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो इस क्वेश्चन का देखो पहला ऑप्शन क्या है, 1 रूट बिटवीन a1 a2, तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा 2 रूट बिटवीन a1 a3, गलत हो गया ये। तीसरा 2 रूट बिटवीन a1 a4, ये एकदम करेक्ट है। एंड 2 रूट बिटवीन a3 a5, a3 और a5 में 2 रूट नहीं है, ये भी गलत। तो ओनली 1 एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको याद आ गया होगा, और ये बहुत यूजफुल है। इस पे अक्सर सवाल आते रहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से है, द रिमाइंडर व्हेन सिग्मा 20c 2k minus 1 to the power 6 और k equal to 1 to 5 is divided by 11 सॉरी, इसको 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो आइए यहाँ भी देखिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले तो इस टर्म को सिंप्लीफाई कर देंगे, ये बनती क्या है देखो। अगर आप बच्चों इसको ओपन करो ना, तो एक वैल्यू 1 डालोगे, यू गॉट 20c1, 2 डालोगे 20c3, 20c5, 20c7,
और 20C9, बस इतना ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे आप लोग ये तो जानते ही हो कि 1 + x की पावर 20 का जब हम एक्सपेंशन करें तो अपने को, अच्छा ये सब बहुत बेसिक है, इसको क्या बताना है ना, सबको पता है। मैं सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ। देखो कि 20C1 + 20C2 20C3 + 20C5 ऐसे ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम ले अगर हम 20C90 तक, तो ये बराबर आएगा 2n-1 यानी 19। ओके, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लेते हैं 2n आता है, ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट लेते हैं 2n-1 आता है। इतना पता है सबको। अब ये टोटल कितने टर्म है बताओ? हाँ जी, 1 3 5 करके 19 टर्म, तो टोटल 10 टर्म हो गई। अब इन 10 टर्म में क्या है देखो बच्चों, 20C1 और 20C19 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो इक्वी डिस्टेंस टर्म, फार्मूला समझ में आ गया, NCR बराबर NCn-R लगा रहे हैं। तो इसी तरह से 20C3 और 20C17 बराबर होंगे। तो शुरू के 5 टर्म और लास्ट के 5 टर्म सेम ही है। यानी अगर मैं आपसे शुरू के 5 टर्म का वैल्यू निकालने के लिए बोल दूं 20C1 से लेके और 20C9 तक, तो वो क्या होगा? 2^19 का हाफ। तो इस तरह से मुझे पता लग गया बच्चों कि ये 2^18 की पावर 6 हो गया ऐसे। ओके, तो समझ में आ गया ये कैसे किया। ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोएफिशिएंट से भी आधे ही लेने थे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टोटल मिला के 2 की पावर कितना हो गया? 18 × 6। ओके, 108, 2^108। अब इसको 11 से डिवाइड करना है। आइए देखिए, 2 की कोई ऐसी पावर आप जानते हैं जिसके आसपास 11 का मल्टीपल आता हो? तो देखो हम जानते हैं 2^5 होता है 32, 33 के बहुत पास है और 33 11 का मल्टीपल है। तो इसको 2^5 की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखें? तो आप देखिए 2^5, 108 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, 108 में से 3 अलग कर लो, तो 2 की पावर 3 अलग कर दो, बच गया 2 की पावर 105। 2 की पावर 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 2^5 to the power 21, ऐसा लिख सकते हैं। और ये 2^5 क्या हो गया बच्चों? 32 है ना, इसको लिख लो 33 - 1 और 21 × 2^3। ओके, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। वैसे तो आप सबको पता भी होगा, नेगेटिव रिमाइंडर का मीनिंग समझते हैं आप? देखो जब आप डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर वैसे तो नेगेटिव कभी नहीं आता है ना, पर अगर हमारी कैलकुलेशन में नेगेटिव आता है तो वो क्यों आ जाता है? जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि भाई आप 13 को डिवाइड करो 11 से, 13 क्यों, बड़ा सा 20 ले लेते हैं जैसे, तो कायदे से 1 टाइम डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर आ जाना चाहिए 9। तो 1 टाइम होना चाहिए डिवाइड और रिमाइंडर आना चाहिए 9। तो ये डिवीजन में तो जनरली हम इस बात का ध्यान रखते हैं, बट जब इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है तो कई बार क्या हम इस चीज़ का ध्यान न रख के यहाँ पे इसको ज़्यादा डिवाइड कर दिया मैंने, 2 टाइम कर दिया, तो यहाँ हो गया 22। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 आ जाएगा। भाई अपन 20 को ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 2 × 11 - 2। तो ये -2 इसका रिमाइंडर हुआ, बट रिमाइंडर -2 नहीं होता है। तो अगर कभी नेगेटिव रिमाइंडर भी आ जाए तो आपको क्या करना होता है कि जिस चीज़ से अपन डिवाइड कर रहे हैं, जो अपना डिवाइजर है, उसमें से वो रिमाइंडर हटा लो, मतलब जोड़ दो उसमें -2, तो क्या बचेगा? 11 - 2 9, यानी कि करेक्ट आंसर है इसका 9। तो नेगेटिव रिमाइंडर को भी हम कंसिडर करते हैं, बाद में उसको आंसर के टाइम पॉजिटिव में बदल लेते हैं। दूसरी चीज़ और एक बताता हूँ आपको, जैसे 2 नंबर है A और B, 11 से डिवाइड कर रहा हूँ इनके प्रोडक्ट को और मुझे रिमाइंडर पता करना है, ठीक है, इसमें मुझे रिमाइंडर चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि रिमाइंडर A डिवाइडेड बाय 11 एंड रिमाइंडर व्हेन B डिवाइडेड बाय 11, यानी दोनों नंबर में इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, उसका जो प्रोडक्ट होगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा, राइट। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखूँ मैं। अगर तो देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11, समझना, ये 33 - 1 ये तो दिख ही रहा है, इसको 3 से मतलब 11 से डिवाइड करोगे तो -1 बचेगा रिमाइंडर, और ये -1 की पावर क्या है? 21। देखो ये 32 है बेसिकली, है ना, और ये 32 क्या है कि 21 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मैंने आपको समझाया अभी, अगर यहाँ A और B के बजाय A और A होते तो ये हो जाता रिमाइंडर ऑफ A डिवाइडेड बाय 11 उसकी पावर 2, करेक्ट। तो ये क्या होगा? ये -1 है रिमाइंडर, यहाँ पे पावर 21, तो रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 21। इधर 2 पावर 8, 2 पावर 3 का मतलब 8 खुद रिमाइंडर है ना। जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 8 ही बचेगा।
और ये हो गया दोस्तों -8। तो क्या आंसर -8 आना चाहिए? नहीं। किससे डिवाइड किया हमने? 11 से। तो 11 - 8 कितना हुआ? 3। तो ये आंसर है आपका। इसका रिमाइंडर आएगा बच्चों 3। समझ में आया बात कुछ? ये फंडे जो मैंने लगाए रिमाइंडर के, इसको लगा के हम थोड़ा इजीली और क्विकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिमाइंडर। तो चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ 2/3। ए का ऑर्डर क्या है भाई? 2/3। बी का ऑर्डर क्या है? 3/2। ओके, और हमें गिवन है कि अगर मैं ए बी को प्रोडक्ट करूं तो देखो ए और बी का प्रोडक्ट हो जाएगा, 2/2 का एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो मुझसे पूछ रहा बताओ बी और ए को प्रोडक्ट करें तो जो 3/3 बनेगा उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मे बी आपको पता हो और ना भी हो। पता है तो इमीडिएटली इसका आंसर मैं बता सकता हूँ, दैट विल बी 0। क्या आएगा आंसर? 0। और कॉन्सेप्ट समझ लो, क्यों हुआ वो समझ लो। देखो क्या है बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए बी को ऐसे नहीं लिख सकते, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ओके, दूसरी बात, देखो इन दोनों के गुणा से दो तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं, ए बी और बी ए। एक का ऑर्डर जो है वो इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर होगा, यानी कि 3/3, और एक का जो लोएस्ट होगा वो होगा 2/2। तो जो लोएस्ट वाला मैट्रिक्स बनेगा ना, उसका डिटरमिनेंट तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इनसे जो हाईएस्ट वाला बनेगा उसका डिटरमिनेंट पक्का 0 आएगा। अब उसका कारण क्या है वो समझो। आ जाओ, देखो यहाँ समझ लो, ऐसे समझाता हूँ आपको। एक मैट्रिक्स ले ही लेते हैं ना, पहले बी लेना 3/2 का, मतलब 3 और 2, तो ऐसे ले लें x y p q r s। ठीक है, थोड़ी सी मैं जगह छोड़ रहा हूं। मल्टीप्लाई विद अनादर वेक्टर, अनादर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2/3, मतलब 2 रो 3 कॉलम। ओके, तो ऐसे ले लें अल्फा बीटा गामा और LMN। अब इनको प्रोडक्ट करके बच्चों आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। देखो, तो पूरा नहीं बना रहा हूं, समझ जाइएगा, ध्यान से सुनना। अब ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, आपको क्या मिला? x अल्फा y l, x अल्फा प्लस y l, ये एलिमेंट आएगा। और भी आप बना सकते हो, तो ऐसे कुल मिला के एक 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, अब देखो मैं एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करता हूं। सोचो, एक नया मैट्रिक्स डिफाइन किया मैंने P और एक नया मैट्रिक्स किया Q, और ऐसे कर रहा हूं कि PQ को गुणा करने पर भी यही आ जाए, BA जो आ रहा है यही आए। कैसे? इसमें एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दो, इसमें एक एडिशनल रो ऐड कर दो, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया दोनों PQ। अब देखो इसको इससे गुणा करने पर यही आएगा ना, क्योंकि जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे दैट इज x अल्फा y l 0 + 0 0। तो ये एक एक्स्ट्रा रो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने से क्या हुआ कि इनका जो ऑर्डर है वो इंक्रीज हो गया। मैंने 2/3 को 3/3 में बना लिया एक रो ऐड करके, और ऐसे इसमें एक रो और एक कॉलम ऐड करके इनको 3/3 बना लिया। इससे क्या हुआ, इनके प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो अब आप सोचो कि इस BA को मैं लिख सकता हूं PQ, राइट? तो मॉड BA जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ PQ, एंड P एंड Q आर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो हम इसको इंडिविजुअल अलग अलग लगा सकते हैं दोनों पे, राइट? और जैसे आप सोच के देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दैट विल बी 0। तो आंसर है 0। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट या तो आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे एग्जाम में सोच सके। ओके, तो आई होप नेक्स्ट टाइम आप लोग याद रखेंगे इस बात को। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था मैट्रिसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 14, और ये कुछ इस तरह से देखिए कि 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड अल्फा, बस इतना ही, अल्फा 4, दीज आर रूट ऑफ यूनिटी, 5th रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दे आर रूट्स ऑफ अल्फा पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, या x पावर 5 माइनस 1। जेड लिखना चाहो जेड लिख लो भाई, सही है। इसी से मिलेंगे 5th रूट ऑफ यूनिटी। तो ये पांचों इसके रूट है। करना क्या है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेके 4 तक 1/2 माइनस अल्फा आई, और ये बोल रहे हैं कि ये P/Q आएगी। तो ऐसे में आपको P माइनस Q/2 का वैल्यू इनको कैलकुलेट करके बताना है कि क्या होगा, और ये लोएस्ट फॉर्म में है P और Q जो है। चले हम आगे, आ जाओ। देखो तो सुनो, देखो बच्चों ध्यान से, पहले तो इस टर्म को एक्सपेंड करके देखो क्या है।
ये है 1/2 माइनस अल्फा 1 प्लस 1/2 माइनस अल्फा 2 प्लस 1/2 माइनस अल्फा 3 प्लस 1/2 माइनस अल्फा 4। ये वैल्यू आपको बतानी है, सही है। ओके, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो मैं करने क्या वाला हूँ बता दूँ आपको। एक तरीका तो ये होता है बच्चों कि इन सबको हम सिंप्लीफाई करें और फिर यहाँ से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट कर दें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन के रूट है ना, ये मैं एक ऐसी इक्वेशन निकालूंगा जिसके रूट ये होंगे, ठीक है, और उससे फिर सम ऑफ रूट निकाल लेंगे। उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। देखो तो मैं ऐसे मान लेता हूं जैसे कि इसका रूट है z, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, अल्फा इसका रूट है, लेट इट्स रूट इज अल्फा। अब मुझे चाहिए एक ऐसी इक्वेशन जिसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू आ जाए 1/2 माइनस अल्फा, है ना। अल्फा की वैल्यू ये सब है तो इसके रूट ये वाले हो जाएंगे। समझ में आ रही बात हमारी? तो ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू ये आए। यहां से अब आप अल्फा निकालो, देखो कितना आएगा, दैट इज 2 माइनस 1/x, यानी कि 2x माइनस 1/x, ये अल्फा हो गया। अब ये अल्फा तो इस इक्वेशन का रूट है ना, तो अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं वहां पुट कर देता हूं इसको, यानी 2x माइनस 1/x की पावर 5 माइनस 1 बराबर 0। दैट मीन्स 2x माइनस 1 पावर 5 माइनस x पावर 5। अब ध्यान दो, देखो ये एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है और इसके जो रूट है वो x है, और x मैंने क्या माना 1/2 माइनस अल्फा है, यानी इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस अल्फा 1, 1/2 माइनस अल्फा 2, 1/2 माइनस अल्फा 3 और 1/2 माइनस अल्फा 4। ये इसके रूट हो जाएंगे। देखो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। आई होप आप लोगों ने जहां भी पढ़ा है आपको डेफिनेटली ये पढ़ाया गया होगा, तो उसका यूज मैंने यहां पे किया है। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो फर्स्ट टर्म आएगी 2x की पावर 5, यानी कि 32x पावर 5, उसमें से ये घटा दें अगर हम तो 31x पावर 5। उसके बाद x पावर 4 वाली बाइनोमियल से ओपन कर रहे हैं, टर्म जो होगी वो ऐसे होगी माइनस 5c1 और 2x की पावर 4। आगे जो भी टर्म आए मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो तो इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, ये सब इसके रूट है। तो यहां से अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं, सम ऑफ रूट्स, तो देखिए इसके रूट्स कौन कौन है, ये सब, यानी कि 1/2 माइनस अल्फा 1 से लेकर के 1/2 माइनस अल्फा 4 तक। तो सम ऑफ रूट यहां से कितना आएगा, दैट इज प्लस 5 इंटू 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 31। 2 पावर 4 हो गया बच्चों 16, सही है, और 16 इंटू 5 हो गया 80, तो ये बन गया 80 डिवाइडेड बाय 31। ओके, तो इसलिए बच्चों ये तो हो गया। देखो इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, ये चेक कर लो आप एक बार। नहीं कर सकते, तो 80/31 है। तो अब वापस आ जाओ यहाँ पे, अब तुम्हें वैल्यू चाहिए इसकी, ये वैल्यू देखो ये रही, इस 1 को बस उधर ले जाओ, तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चों 80/31 माइनस 1, यानी कि बेसिकली 80 में से 31 घटाओ 49/31। तो बच्चों ये P हो गया, ये Q हो गया, तो P माइनस Q/2, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 49 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 2। बोले तो 9 माइनस 1 8 हो गया, और 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 2, बोले तो 9। तो आंसर आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का 9। आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी। तो जब भी आपको इस तरह से बोले कि इसके रूट है ये, और फिर उन रूट से एक सिमेट्रिक रिलेशन में बाकी रूट बना के दे, और उनसे रिलेटेड कोई भी चीज पूछ रहा है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की हेल्प से इसको ऐसे कर सकते हो। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम में, चलिए। ओके बच्चों, अब आता है देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें अपने को गिवन है एक सम जो बराबर है 3 के, ठीक है। तो उससे मुझे n की वैल्यू बतानी है। अब जो सीरीज है देखो, उसका जनरल टर्म अगर मैं लिखता हूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, √r डिवाइडेड बाय 1 प्लस √r प्लस √r प्लस 1, ऐसी टर्म है। और इसमें मुझे एक तरह से r का वैल्यू आप देखिए 1 से लेके n तक पुट करना है, और ये सम मुझे गिवन है 3, तो इसकी हेल्प से अपने को n निकालना है। तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, बस हमें ये पता चल जाए कि ये किस टाइप की सीरीज है। तो आप इसको देख के समझ सकते हो, AP GP HP तो ये है नहीं, है ना। तो इस टर्म को समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें पहला स्टेप ये है कि मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ ताकि ये अंडर रूट यहाँ से हट जाए, और ये बहुत कॉमन प्रक्रिया है।
आप लोग भी जब इस तरह की टर्म देखे होंगे मैथ्स में जब भी, तो पहला आइडिया ये होता है कि इसको रैशनलाइज किया जाए। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। ये सब मैंने एज इट इज रख लिया, इसको एज इट इज रख लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, अंडर रूट आर प्लस आर प्लस 1 माइनस 1 से। ठीक है बच्चों, नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होकर बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपको मिलेगा रूट आर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसको ओपन करें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम ए बी। तो ये सब कुछ बन गया अपने पास। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये 2r हो गए, यहाँ से रूट आर कॉमन आके इसको काट सकते हैं। तो ये बचेगा कुछ ऐसा, r का वैल्यू 1 से n, रूट आर से मैंने इसको काट दिया, 2 मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया हाफ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ बचा, ऊपर बचा रूट आर प्लस 1 माइनस 1, नीचे क्या बचेगा यहाँ पे रूट आर, ये 2 रूट आर चला गया तो रूट ऑफ आर प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा और रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये अंडर रूट भी हटाने चाहिए मुझे। तो उसको मैं लिख देता हूँ हाफ सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके n तक, और देखिएगा रूट आर प्लस 1 माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट आर प्लस 1 माइनस रूट आर से, ऊपर भी और या नीचे भी। तो नीचे देखिएगा a माइनस बी, a प्लस बी, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि r प्लस 1 माइनस आर, ऐसा बनेगा। और बच्चों r कट गया और डिनोमिनेटर में अब सिर्फ 1 है, जिसका होना ना होना बराबर है। तो कुल मिला के बच गया अपने पास हाफ सिग्मा r का वैल्यू 1 से n तक। ये टर्म, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सोचो जरा कि जब तुम इसको गुणा करोगे इससे तो क्या आएगा, कितना आएगा, देखो 1, फिर से वही a प्लस बी, a माइनस बी वाली टेक्निक से, फिर ये यहाँ गुणा होगा तो आएगा प्लस का रूट आर और माइनस का रूट आर प्लस 1। ओके, ये मिला अपने को। अब सिग्मा को अप्लाई करने की बारी। देखो अलग अलग, देखो पहले तो ऐसे देखो कि ये 1 सब टर्म में आएगा तो टोटल n टर्म है, तो 1 n बार ऐड होके क्या बन जाएगा n। और अब इनकी सुनो, पहली टर्म में क्या आएगा, ये टेलीस्कोपिक सम हो गया यहाँ पे, है ना। पहली सीरीज में क्या, पहले टर्म में आएगा रूट 1 माइनस रूट 2, अगली टर्म में आएगा रूट 2 माइनस रूट 3, है ना, और लास्ट टर्म में आएगा रूट n माइनस रूट n प्लस 1। और जैसा कि अब आप जानते हो ये मिडिल टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली ये सम बच्चों क्या निकल के आया अपने पास, इस सम का वैल्यू निकल के आया है हाफ ऑफ n प्लस ये सब कितना बन गया 1 माइनस अंडर रूट n प्लस 1। और मुझे गिवन है कि ये सब बराबर है बच्चों किसके, 3 के। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो इसको ले जाओ उधर, ऐसे लिख लो n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n प्लस 1, और इधर आके माइनस 6 बराबर 0। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक हो गई। अगर आप n प्लस 1 को रूट n प्लस 1 को t मान लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का हो गया। इससे t का 2 वैल्यू मिल जाएगा आपको। कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा भाई, 3 और माइनस 2। t किसको माना है बच्चों, रूट n प्लस 1 को। ओके, अब मुझे ये बताओ आप, क्या रूट n प्लस 1 माइनस 2 हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो कैंसिल आउट दिस, इसका कर लो स्क्वायर, और जरूरत नहीं है, n का वैल्यू सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा 8। तो इस तरह से इस सम का वैल्यू 3 तभी हो सकता है जब n का वैल्यू 8 हो। तो ये कौन से टाइप की सीरीज थी, देखो इसको बोलते हैं हम टेलीस्कोपिक सम। जब इस तरह का सीरीज होता है कि मिडिल टर्म कैंसिल आउट होती जाती है, तो जब भी आपको सीक्वेंस दिखाई दे, और आप मान के चलो अगर आपको एपीजीबी, एचपी, एजीबी ये सब नहीं दिखाई दे रही है, तो वो टेलीस्कोपिक सम का ही सवाल होता है। और जेईई एडवांस में कॉन्स्टेंटली ऐसे सवाल आते भी रहते हैं। आई होप ये पांचों डिस्कशन जो हैं आपको अच्छे लगे होंगे, और डेफिनेटली अगर अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, और लाइक के लिए तो मैं क्या कहूँ, डेफिनेटली कर ही दिया होगा। और अगर नहीं पसंद आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि भाई क्यों नहीं पसंद आया है, और आपको क्या चाहिए। कोई और कॉन्सेप्ट हो जिस पे आप बात करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक आपका वीक रह गया हो किसी चैप्टर में, तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प की जाए। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे 16 to 20 तक की प्रॉब्लम्स, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां से आप
प्रॉब्लम शीट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की शीट भी ऐड कर दी है, तो आप नेक्स्ट पार्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर 35 जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।